नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देखिए, आज हम लोग लेके आए हैं डीएसएसबी का सोशल साइंस का ये पेपर है, जो 7/11/2025 को हुआ था। देखिए यहाँ पे दिया है, ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। जो आदर्श परीक्षा केंद्र सेंटर सी गेट पे नोएडा सेक्टर 64 में हुआ था, तो उसी का हम लोग आज पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। सेकेंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकेंड पार्ट, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिटी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, यहाँ से हम टोटल 100 प्रश्न करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ इस बार दे रखा है, पहले डीएसएसबी में क्या होता था कि आंसर आपने जो सही किया जो गलत किया सब दिखाता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं रह गया। देखिए आज का पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं, पूछ रखा है कि 4 फरवरी 1794 को कानून क्या बना था, मतलब कौन सी कानून था। देखिए यह वर्ड हिस्ट्री से प्रश्न पहला ही बना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि 9-10 की आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। देखिए इसमें दे रखा है क्या है कि यह एक डिक्री था जिसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक, ठीक है, साम्राज्य की दासता को समाप्त कर रहा था। सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो दास प्रथा थी और उसको खरीद फरोख्त होता था, तो उसी टाइम फ्रांसीसियों ने पहले 4 फरवरी 1794 को उसको ख़त्म करने की बात की थी। यह एक वन लाइनर प्रश्न है जो डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि महामंदी चरम काल कौन सा था। तो देखिए आप अगर 2000 इससे पहले जो 21-18 में भी हुआ था पेपर महामंदी, उससे भी आया था। देखिए इसमें एक फिक्स टॉपिक है, जितने भी 9-10-11 12 छोड़िए, 9-10 से अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका 70% कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर से 20% आता है, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए महामंदी का चरम काल क्या होता है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1929 से 1933, ठीक है। ये आपका जब विश्व युद्ध पहला वाला ख़त्म होने के बाद वाला सिस्टम में यहाँ पे बढ़ता है ये सारी समस्याएं। उसके बाद देखिए कि महामंदी किस वर्ष शुरू हुई थी, तो आपको सीधे सीधे दे रखा है कि 1929 में। आप लोग एक चीज़ मिलाते भी चलिएगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बना है। पहला फ्रांसीसी से आ गया, 2 आपके महामंदी से आ गया, ठीक है। फिर ये कि किस अधिनियम के तहत, देखिए ये यूपी का आ गया, सॉरी इंडिया का हिस्ट्री में आ गया है कि किस अधिनियम के तहत, अगर आप लोग कहें थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा कर लेते हैं हम लोग, किस अधिनियम के तहत हम लोगों को अंग्रेजों ने भारत में मुसलमान का प्रत्येक निर्वाचन वर्ग को मतलब इलेक्ट्रेट करने की बात किया था। तो सबसे पहले जानते हैं, आपको पढ़े होंगे शिमला समझौता के बारे में, मार्लो मिंटो वाला। ये मतलब शिमला में ही ये हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार। इसी समय आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी उससे पहले, और वहीं इन लोगों को बुला के ये बात किया गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का निर्माण किया जाए, विशेषाधिकार दिया जाए, ठीक है। 1906 में आपका मुस्लिम लीग तैयार हो गया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न में दे रखा है कि बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात में ये 1928 में हुआ था। इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि आपको जब एनसीईआरटी की क्लास 9 और 10 का पढ़ेंगे ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी से नहीं है। आप पूरी की पूरी कोई भी इतनी बहुत परफेक्ट बुक पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को कई बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर को कई बार पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें है कि एक ही जो रजा फरूख हक थे, ये पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। बाकी सभी लोग, छोटू राम जी हो गए या फजल ए हुसैन हो गया, सिकंदर हयात, सभी के सभी पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी से यूनियनिस्ट पार्टी है, सॉरी मैं कम्युनिस्ट कब से बोल रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। ये भी प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1942 में हुई थी, अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना, ठीक है। आप लोग कई दिनों से डिमांड पे कर रहे थे कि आप सर प्रीवियस ईयर करा दीजिए, प्रीवियस ईयर। देखिए आज से कंटिन्यू आपको प्रीवियस ईयर मिलना शुरू हो जाएगा। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ तो ऑफिशियल है, बाकी चीज़ें बुक के रूप में मिलेगी, मतलब बुक के आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिलेगा, वहीं से किया जाएगा प्रीवियस ईयर का, यूथ पब्लिकेशन का। जेम्स वाट ने किस वर्ष भाप के इंजन में सुधार किया था, ठीक है, या बनाया था, तो ये 1769 में। सीधी सीधी बात है, 1769 में जेम्स वाट ने इसमें इंजन में सुधार किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है साथियों कि टेंसी घाटी। देखिए ये कितना अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको एनसीईआरटी में सीधे सीधे मिलेगा कि टेंसी घाटी का जो क्षेत्र है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए टेंसी वैली अथॉरिटी को कब बनाया गया था, तो ये 1933, जो आपको 1929 से 1900 में महामंदी हुआ था, उसी टाइम इस चीज़ का निर्माण किया गया था, इसी अथॉरिटी का, ठीक है। तो 1933
1933 में। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ने तर्क दिया था कि औद्योगिक क्रांति, देखिए ये आपका औद्योगिक क्रांति से आपका चौथा पांचवा प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो कौन से विद्वान ने तर्क दिया था कि औद्योगिक क्रांति क्रांतिकारी नहीं बल्कि यह एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन थी? तो ये था अर्नोल्ड टॉयनबी ने। अर्नोल्ड टॉयनबी ने ही ये कहा था कि औद्योगिक क्रांति क्रांतिकारी नहीं थी बल्कि यह एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी औद्योगिक क्रांति के परिणामों में से एक नहीं माना जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान में रखिए कि ये औद्योगिक क्रांति से कितने ज़्यादा मतलब प्रश्न बन रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए क्या है कि इसमें से एक कौन सा नहीं माना जा सकता है, तो इस श्रमिक वर्ग की समृद्धि, श्रमिक वर्ग की समृद्धि का मतलब समझ रहे हैं। उस टाइम जब डेवलप हो रहा था, मतलब आर्थिक मंदी आई थी, तो श्रमिकों की बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बस्तियाँ बसी थी, उसमें कोई व्यवस्था नहीं था, बीमारी फैलने लगी थी, बहुत सी चीज़ों की समस्या थी, तो उन लोगों की कोई भी तरक्की नहीं हुई थी। बाकी जो कुल वाले लोग थे और चाहे अमीर लोग थे, उनके में ही ये वृद्धि देखने को मिली थी। वहाँ पे साम्राज्यवाद का विकास या हस्तशिल्प मशीनों को प्रतिस्थापना, वस्तुओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन बस यही कि श्रमिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी उस टाइम में जब वो आया था। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने महामंदी के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक न्यू डील उपायों की शुरुआत की थी? न्यू डील एक समझौता था या उपाय था, उसमें था कि जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है, ठीक है, आपको सीधे सीधे लाइन में मिल जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने ही शुरुआत किया था। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा थोड़ा। आपका 12 नंबर का प्रश्न हो गया। उसके बाद हमारा अगला देखते हैं। अगले में दिया कि लखनऊ की 1857 क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए 1857 क्रांति भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी था, वीर सावरकर ने कहा था। उसके बाद देखिए पूछ रखा है कि लखनऊ में कौन थे, तो सबको पता है कि बेगम जो हजरत महल थी ये लखनऊ से थी, तात्या टोपे जो कानपुर से थे, कुंवर सिंह जो थे ये आपके बिहार में जगदीशपुर से थे, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ठीक है। 1857 क्रांति भी इम्पोर्टेंट है, कक्षा 8 में और कक्षा 9 की किताबों में बहुत अच्छे से दे रखा है, सॉरी 10 की किताबों में, ठीक है, एनसीईआरटी में। अगला प्रश्न हमारा साथियों बनता है कि भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, कब लागू किया गया था? भारत में जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1856 में लागू किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसके सहयोग से? तो आपको पता होगा बंगाल में एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर नाम जी के हम लोगों के विद्वान थे, उन्हीं के द्वारा और अंग्रेज के ब्रिटिश कानून के सहायता से ये चीज़ लागू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा, अगर यहीं पे वो पूछता कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका हो जाता सीधे सीधे सरोजिनी नायडू। लेकिन ये पूछ रखा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका एनी बेसेंट का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप 2 चीज़ को याद रखिएगा कि अगर पहली भारतीय पूछे तो 1925 में आपका हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। अगर ये पूछे पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1917 में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को ड्राफ्ट इन एप्लैप्स, देखिए ये क्या अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था? ये होता था कि फुट डालो राज करो, और विलय नीति जो कहलाती थी, ये फुट डालो राज करो की बात था। तो देखिए रुहेलखंड जो था ये नहीं किया गया था, सबसे पहले सतारा को ही शामिल किया गया था, फिर उदयपुर झांसी सबको हो गया था, ठीक है। तो रुहेलखंड जो था ये सम्मिलित नहीं किया गया था। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न में हमारा है कि निम्नलिखित व्यवसायियों में से कौन सा प्रसिद्ध बॉम्बे प्लान? देखिए बॉम्बे प्लान क्या था, यह 1945 में जब आया था ना, तो इसमें 4-5 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया था। तो इसमें पूछ रखा है कि उसमें से कौन से जो थे बॉम्बे प्लान में हस्ताक्षर नहीं किए थे व्यवसायिक, ठीक है, उद्योगपति। तो आनंद महिंद्रा प्रेजेंट में है, तो ये कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यही नहीं थे उस टाइम, बाकी 3 लोग और थे, 1-2 लोग और थे इसमें से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये 3 तो थे ही, 2 लोग और थे। अगला है 20वीं शताब्दी में बंगाल के विशेष रूप में किस स्थान पर मलमल, देखिए ये लाइन एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, उद्भूत हुआ था, ठीक है। तो प्रेजेंट में ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। ये मलमल एक प्रकार का सूती वस्त्र था और ये विदेशों में इसकी बहुत डिमांड थी, खासकर खाड़ी देशों में, ठीक है। इस चीज़ के लिए पूछा है ढाका, ठीक है, वहाँ से शुरुआत हुआ था। अखिल भारतीय दलित वर्ग,
सीधी सीधी बात है, ये भी एनसीईआरटी से ही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग के संस्थापक कौन थे? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है, जिसे संविधान के रचयिता या जनक या पिता के रूप में जाना जाता है ये, ठीक है, संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्टेट होना चाहिए, निम्नलिखित में से किस स्टेट ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेशनल असेंबली की उपाधि अपनाई थी, ठीक है, किस स्टेट ने? तो सीधी बात है, ये तीसरे स्टेट थे, ठीक है, तीसरी स्टेट ने नेशनल असेंबली को, ये फ्रांस क्रांति से सीधे ये इंडिया से कोई मतलब नहीं है, ये फ्रांस से है। वहाँ पे पूछ रखा है कि नेशनल असेंबली की उपलब्धि अपनाई थी, तो वहाँ 3 स्टेट थे। पहले स्टेट में क्या था कि पहले स्टेट में पादरी वगैरह रहते थे, ठीक है, और दूसरे वाले में राजा के घर का जो कुलीन वर्ग थे, और तीसरे में बाकी सब लोग थे, वकील, डॉक्टर, चाहे वंचित वर्ग के लोग। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ समस्या थी कि राजा कर जब लगाता था तो सिर्फ 3 वोट होते थे। इसको आप जब लोग कहानी के तौर पे पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा और हर चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो ये तीसरी स्टेट ने ही विद्रोह करके नेशनल असेंबली की स्थापना की थी और विद्रोह कर दिया था। उसके बाद वहाँ पे लोकतंत्र लागू हुआ था, ठीक है, बंधुत्व, समता, समानता की बात वहीं से आया था, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रेनाइट के प्राथमिक घटक क्या है, ये यहाँ से ज्योग्राफी शुरू हो गया, फिर आगे आपको देखने को मिल सकता है जी। तो देखिए शायद 20 क्वेश्चन पूरे होंगे, हाँ 20 क्वेश्चन पूरे होंगे, ठीक है। तो ये ग्रेनाइट के प्राथमिक घटक पूछ रखा है। ग्रेनाइट के देखिए सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न क्या क्या मिला, फ्रांसीसी क्रांति का मिल गया आपको, अपने मॉडर्न हिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन मिल गया, सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्रांति मिल गया, ठीक है। तो ज़्यादा टॉपिक वो कठिन नहीं था, आप चाहोगे तो एनसीईआरटी क्लास 9 में ही कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर देखिए ज्योग्राफी में क्या है कि ग्रेनाइट का प्राथमिक घटक क्या होता है, ग्रेनाइट का प्राथमिक घटक क्या होता है, तो फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और अब्रक, ये ग्रेनाइट का प्राथमिक उपघटक होता है, ठीक है, घटक होता है। उसके बाद हमारा अगला है कि 1945 में किस शहर का सबसे पहले परमाणु बम निशाना बनाया। देखिए यहाँ से आपका आ गया, ये आपको चाहे जियोग्राफी में लीजिए चाहे हिस्ट्री में लीजिए, ये दोनों में दे रखा है। जापान का शहर था, हिरोशिमा था, ठीक है। लिटिल बॉय बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय था, हिरोशिमा पर गिराया गया था सबसे पहले, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन था, तो वो नागासाकी था, 9:10 पे, ठीक। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी तप्त होने के बाद एक विकिरणकारी पिंड बन जाती है, ठीक है, और वायुमंडल ऊर्जा को विकिरण करती है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ कि ये प्रश्न आपके बिहार बीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपी में भी पूछा गया है, दिल्ली के डीएसएसबी में भी पूछा गया है, एमपी में भी पूछा गया है। तो आप एक चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ से प्रश्न 100% बनना ही बनना है, ठीक है। तो यह दीर्घ तरंग के रूप में जो होती है वो आपको सौरमंडल में विकिरण का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग सीटेट वाले होंगे तो वो टैग वर्ड के चक्कर में, केवल के चक्कर में इस प्रश्न को गलत भी कर देते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का शुरुआत किया था। हड़प नीति अभी आपने ऊपर देखा था ना, तो ये लॉर्ड डालहौजी था। वेलजली को इसलिए दिया गया है कि इसने शुरुआत किया, लॉर्ड डालहौजी था हड़प नीति, हाँ हड़प नीति में। अगर विलय नीति की बात करें तो वो वेलजली था, ठीक है। स्टार्टिंग में हड़प नीति में यही था, फूट डालो राज करो का नाम इसी ने दिया था, लॉर्ड डालहौजी ने ही, ठीक है। देखिए स्थानोखाइट आंदोलन, स्थानोखाइट आंदोलन के बारे में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ कि ये आंदोलन इंडिया का है ही नहीं, तो बहुत कम लोगों को याद रहेगा। तो देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। तो ये आंदोलन क्या था, तो इस आंदोलन के बारे में ये दे रखा है साथियों कि यह आंदोलन सीधे कि सोवियत संघ में श्रमिकों के बीच एक जन आंदोलन था जिसने रिकॉर्ड उत्पादन को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। समाजवाद कहाँ से है, तो आपको पता होगा कि रूस से ही है, और सोवियत संघ रूस को ही कहा। पहले ये एक संघ के रूप में कई देश एक ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे टुकड़े में कटते कटते ये अलग हो गया था। सोवियत संघ से ही यूक्रेन आपका कि बहुत से देश बाहर निकले हैं। अगला प्रश्न हमारा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। आप देख रहे हैं ना, ऊपर इसका सन दिया था और नीचे इसी चीज़ को सत्याग्रह के बारे में पूछ रखा है। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 की जो बात हुई थी, वहीं पे इन्हें महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष क्रमशः क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की घोषणा उसे लागू करने से संबंधित है। तो ये 1997 और 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल की
घोषणा हुई थी और लागू भी इंडिया में हो गया था हर जगह पूरे देश। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रमुख देखिए विवर्तिक प्लेटें, ये देखिए यहाँ से हर साल प्रश्न पूछा है प्रीवियस ईयर, जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखिए 7 दे रखा है, इसमें छोटी और बड़ी दोनों प्लेटें बाद में विभाजित हो जाती है। 7 महाद्वीप पे सीधी सीधी जो हिसाब से लगता है कि उस हिसाब से करेंगे आप तो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित में किससे प्रभावित नहीं होगा। वायु का तापमान समझ रहे हैं, वायु का तापमान सीधे सीधे दे रखा है कि वायु की जो संचित परिसंचरण है उससे भी आपका प्रभावित होगा, समुद्र से दूरी अगर है तब भी प्रभावित होगा, और स्थान अक्षांश। सबसे बड़ी चीज़ स्थान अक्षांश इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो मायने रखता है कि अगर ऊंचाई पे है कि नीचे हैं, समुद्र के पास हैं दूर हैं, वायु का जो स्पीड है, संरचना है, कैसे कहाँ से निर्माण है। लेकिन समुद्र की तरंगे क्या, वहाँ से वायु से कोई मतलब, क्योंकि समुद्र की तरंग जब हीट होती है ना समुद्र, तो वो सीधे सीधे वाष्प का निर्माण कर देता है, तो वहाँ पर उससे कोई प्रभावित होने के चांस नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको पता है कि भारत से होकर गुजरती है। कारण क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत अपना देश ऐसे अगर मान के चले विश्व को सीधे ले, तो भारत का देश यहाँ पे है, तो ये कर्क रेखा हो गया, यहाँ भूमध्य रेखा होगी और यहाँ पे आपका मकर रेखा। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से आसपास से, श्रीलंका के आसपास में आपका श्रीलंका के थोड़ी सी नीचे से ही आपको मान के चलिए कि वो भूमध्य रेखा हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अब अगर इसीलिए तो पूछा जाता है कि क्रिसमस डे गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है, तो आपको पता होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए मानचित्र के बारे में, कि मानचित्र का उच्चावच जो रिलीफ को दर्शाने के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए हैचवर का उपयोग करने की मुख्य हानि क्या है। तो जो हैचवर होता है ना, ये एक मात्रात्मक उच्चता जानकारी प्रदान नहीं करता है, ठीक है, बाकी सारा चीज़ करता है, यह मात्रात्मक उच्चता जानकारी प्रदान नहीं करता। देखिए बहुत लोग ने वीडियो लेके आया होंगे, बहुत लोग कटाव के बारे में जानकारी दे रहे होंगे कि इतना कटाव उतना कटाव, 130-35 से ऊपर कटाव जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, 35-40 अधिकतम, भाग में इतना लेट हो रहा है तो कुछ भी संभावना कहा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात पवन की जो दिशा होती है वो क्या होना चाहिए। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर दक्षिणावर्त घूमेगी और दक्षिणावर्त में आपका वामावर्त घूमता है, इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सीधी सी जगह आपका दक्षिणावर्त। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और दिवस में कितने संयुक्त चार्टर के पर हस्ताक्षर किया गया था। तो उस टाइम शुरू में 51 देश ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है, 51 देशों ने हस्ताक्षर, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। 1857 पर दिल्ली पर कब्जा करने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों को इन लोगों ने गोली मार दिया था। तो वो जो विलियम हडसन था यही था, मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है, हडसन ने 1857 क्रांति में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में है कि साथियों ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भौतिकवाद अगर आपसे पूछ दे तो सीधे सीधे कार्ल मार्क्स ने ही आपको समाजवाद के बारे में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है कि इंग्लैंड में पारित कानून या अधिनियम निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो सिकनेस इंश्योरेंस लॉ 1883 इंग्लैंड में पारित कानून का अधिनियम ये नहीं है। बाकी द फैक्ट्री लॉ या द आर्टिसेंस इंडेवलिंग एक्ट या द ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सभी के सभी आपको एनसीईआरटी में लाइन बाई लाइन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक ब्रिटेन में समाजवादी और ट्रेड यूनियनों के जो लेबर पार्टी की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 1900 में हुई थी, ठीक है, यह 1900 में समाजवादियों के द्वारा ट्रेड यूनियन और लेबर पार्टी की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि हिटलर की इस अवधारणा को प्रतिपादित किया, मतलब किस अवधारणा को, कि जर्मन लोगों के पास जर्मन लोगों की स्वस्थ विस्तार की जगह की कमी है, इस अवधारणा को उन्होंने किस जर्मन शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, ये पूछ रखा है। तीथा लेबनथ्रॉम। सबसे बड़ी चीज़ था कि जर्मन हिटलर जो था एक तानाशाही था और वो यहूदियों को सबसे ज़्यादा, और जो अपने देश के लोग थे जो वृद्ध हो चुके थे या दिव्यांग है या युद्ध के लायक नहीं थे, तो उन्हें खुद ये मार देता था। आप पढ़ेंगे जब कक्षा 10 की एनसीईआरटी 9 की, तो इसमें पूरा डिटेल से दे रखा है। अपक्षय के भौतिक प्रक्रम को क्या कहा जाता है, इसको यात्रिक प्रक्रम कहा जाता है अपक्षय को, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप प्राचीन महाद्वीप सुपर कांडिट गोंडवाना का हिस्सा है। गोंडवाना आपके अंटार्कटिका का हिस्सा है, ठीक है, जो अंटार्कटिका है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
अब आज भर इतना रहेगा, अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, अगले प्रश्नों का। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।